तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 15 के पार्ट 2 है। तो इसमें देखेंगे लोग राज्य लोक सेवा आयोग। तो अध्यक्ष व सदस्य, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष व सदस्य दो ही चीज़ें हो सकती है, या फिर इनकी नियुक्ति या इनको हटाया जाएगा। तो नियुक्ति गवर्नर राज्यपाल कर रहे हैं, और हटाने की बात करें तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो हटाने के राइट अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग यहाँ पे जो हटाने या नियुक्त करने की जो प्रक्रिया होगी, वो इसके जो अध्यक्ष व सदस्य है, चाहे इनको नियुक्त करना हो या हटाना हो, दोनों ही कार्य इंडिया के प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, या फिर केंद्र सरकार ये कहेगा कि यूपीएससी है वो क्या करेगा, तो सहायता कर दे इनकी परीक्षा आयोजित कराने में। इस तरह से जो है प्रशासनिक संबंध राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में है। तो नेक्स्ट देखेंगे लोग एकीकृत न्याय प्रणाली। तो हमने जो न्याय व्यवस्था अपनाई है वो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। ये इंटीग्रेटेड कैसे है, तो बेसिकली देखें तो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे ज्यादा शीर्ष पे है। ये आपका अपेक्स कोर्ट है, और बाकी जो कोर्ट है फिर इसके अधीन होंगे राज्य का उच्च न्यायालय। सभी राज्य के उच्च न्यायालय की बात करें तो इन पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाध्यकारी होंगे, और इनको बात माननी होगी सुप्रीम कोर्ट के। और फिर उच्च न्यायालय के बाद बाकी फिर जिला व अधीनस्थ। तो इसमें एक हायरार्की बना हुआ है, बटा हुआ नहीं है। तो हाई कोर्ट के जो जज है, न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे लोग, बाकी आप लोग किताब से रिवीजन कर लेंगे लोग इस आर्टिकल को। बाकी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस इसी नोट से हो जाएगा। और 256 कहता है कि संघ व राज्य की जिम्मेदारियां होंगी। 257 कहता है कि संघ का राज्य पर नियंत्रण होगा। 258 कहता है कि राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। और 260 कहता है कि भारत के बाहर के भागों में संघ का अधिकार क्या होगा। 262 कहता है कि अंतर्राज्यीय नदी या इस तरह के अन्य मामलों को सुलझाने के लिए जो केंद्र है वो काम करेगा। और आपातकालीन उपबंध देखेंगे लोग, तो कितने तरह के आपातकाल होते हैं। तो एक हो गया 352 वाला राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा हो गया 356 वाला राज्य आपातकाल, और तीसरा हो गया 360 वाला वित्त आपातकाल। तो जो 352 वाला है उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, और जो 356 वाला है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, और 360 वाले को वित्त आपातकाल भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में देखेंगे तो राज्य पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र का होगा, और राज्य सरकार निलंबित नहीं किया जाता है। और 356 राज्य आपातकाल में या राष्ट्रपति शासन में देखेंगे तो राज्य के कार्यकारी विषयों पर केंद्र का प्रभाव। और 360 वित्त आपातकाल में देखेंगे तो राज्य की वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण केंद्र कर वेतन कटौती निर्देश। तो राज्य की वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण केंद्र कर सकता है, और वेतन कटौती का निर्देश दे सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में तो राज्य पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र का होगा, राज्य सरकार निलंबित नहीं किया जाता है। और 356 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन में देखेंगे तो राज्य के कार्यकारी विषयों पर केंद्र का प्रभाव होगा। और 360 वित्त आपातकाल में देखेंगे तो राज्य की वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण केंद्र कर सकता है, वेतन कटौती का निर्देश दे सकता है। अगर और कुछ अन्य उपबंधों की बात करें तो जो इन श्रेणियों में नहीं है, एक आर्टिकल है 355, आर्टिकल 355। ये कहता है कि केंद्र पर दो कर्तव्य आरोपित करता है। पहला है बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करेगा। दूसरा है राज्य को संवैधानिक रूप से चलाना। तो केंद्र के दो दायित्व है, पहला है बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करेगा, ये केंद्र के दायित्व है पहला। और दूसरा केंद्र के दायित्व है राज्य को संवैधानिक रूप से चलाना, ये भी केंद्र के दायित्व है। और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इस विषय पर कई अन्य उपबंध भी है। और केंद्र और राज्यों के मुख्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में कार्य क्षमता, पर्याप्त और उपयुक्तता को मुख्य सिद्धांत माना गया है। संविधान निर्माताओं ने इन तीनों सिद्धांतों में समन्वय करने की अद्भुत चेष्टा भी है। और वित्त आधुनिक प्रशासन तंत्र का रक्त है। तो वित्त को रक्त या ब्लड की संज्ञा दी जाती है। और योजनागत व्ययों एवं आपदाओं के समय राज्यों को वित्तीय संकट से मुक्ति पाने के लिए केंद्रीय अनुदान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का राज्य को भी राजस्व प्राप्त हेतु केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। और स्विट्जरलैंड के संविधान में वित्तीय संसाधनों का विभाजन भारत के विपरीत वर्णित है। वहाँ केंद्र राज्य के ऊपर निर्भर है, क्योंकि केंद्रीय राजस्व का अधिकतर
अधिकतर भाग राज्यों से प्राप्त होता है। तो ये वित्तीय संबंध की बात करें तो ये कहाँ पे है, भाग 12 में। बाकी आर्टिकल देखेंगे लोग तो 268 से 295 तक है। उसमें 268 295 के कई ऐसे आर्टिकल है जिसमें केंद्र व राज्यों, तो आर्टिकल 268 से 295 के बीच कई ऐसे प्रावधान है जो केंद्र और राज्य वित्त के संबंध में शक्तियों का एक विभाजन जो है वो दर्शाते हैं। और वित्तीय संबंध में देखेंगे तो पहला पॉइंट है कराधान शक्तियों का आवंटन, दूसरा है कर राजस्व का वितरण, और तीसरा पॉइंट है गैर कर राजस्व का वितरण, चौथा पॉइंट है राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान, पांचवा पॉइंट है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, और छठा पॉइंट है वित्त आयोग, सातवां पॉइंट है राज्यों के हितों का संरक्षण, और आठवां पॉइंट है केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण, और नौवां पॉइंट है अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति, और लास्ट 10वां पॉइंट है आपातकाल के प्रावधान। तो वित्तीय संबंध में क्या क्या पढ़ना है, तो कराधान शक्तियों का आवंटन, और दूसरा कर राजस्व का वितरण पढ़ना है, गैर कर राजस्व का वितरण, और राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान पढ़ना है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद देखना है, और वित्त आयोग को पढ़ेंगे लोग राज्यों के हितों का संरक्षण, और केंद्र एवं राज्यों का द्वारा ऋण देखेंगे लोग, और अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति देखेंगे लोग, आपातकाल प्रावधान के बारे में जानेंगे लोग। और पहला पॉइंट है कराधान शक्तियों का आवंटन। तो संसद के पास संघ सूची, तो संसद के पास क्या है, तो संघ सूची, और 13 प्रविष्टियां है, 13 ऐसी बातें लिखी हुई है जिसमें संसद जो है वो कर निर्धारण करेगा। और राज्य की बात करेंगे तो राज्य कर निर्धारण करेगा जो राज्य सूची में विषय है। तो राज्य सूची में 18 विषय है, और समवर्ती सूची की बात करते हैं इसमें कोई भी विषय शामिल नहीं था, समवर्ती सूची में कोई प्रविष्टि नहीं था। लेकिन बाद में 1वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में, इसको बेसिकली अपवाद माना जाता है। तो अपवाद 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी के विषय में समवर्ती अधिकार होंगे, तो समवर्ती अधिकार दे दिया गया। और इनकम टैक्स के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे लोग, तो इसको लगाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा जाएगा, और इसका एकत्रण कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगा। तो लेकिन इसकी जो प्राप्तियां है वो केंद्र व राज्यों के बीच बांट जाएगा। तो कर राजस्व का वितरण में देखेंगे लोग, तो ये सारे पॉइंट को एक एक करके कवर करेंगे लोग। तो केंद्र द्वारा आर्टिकल 268 कहता है कि केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, और संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, और आर्टिकल 269 कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण, अंतरराज्य व्यापार एवं वाणिज्य, आर्टिकल 200 तो अनुच्छेद 269 को में इसमें जीएसटी की बात की गई। और संघ द्वारा आर्टिकल 270 कहते हैं तो संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था। तो इसमें 270 में केंद्र और राज्यों के बंटवारे की बात की गई है। और 271 देखेंगे लोग, तो आर्टिकल 271 तो कुछ शुल्क और करों पर संघ के परियोजनों के लिए अधिभार, और लास्ट में है राज्यों द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित एवं उपयोग किए जाने वाले कर। तो इसमें पहला पॉइंट है केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। तो आर्टिकल 268 कहता है केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। तो इसमें कौन कौन आएगा, तो वित्तीय विनिमय पत्र और चेक, तो इन पर स्टाम्प ड्यूटी, इन पर जो बेसिकली स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये स्टाम्प ड्यूटी कौन लगा रहे हैं, तो लेविड और कलेक्टेड, इसको लेविड और कलेक्टेड करेगा सेंटर। तो लेविड का मतलब होता है उद्ग्रहित और कलेक्टेड का मतलब होता है जमा करना। और दूसरा है संघ द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। तो ये कौन सा आर्टिकल होगा, तो ये 269 है। तो इसमें कौन आएगा, तो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य क्रय विक्रय इसमें आएगा। और तीसरा है वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण, अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य। तो ये कौन सा आर्टिकल है, 269। तो अनुच्छेद 269 को इसमें जीएसटी की बात की गई है। तो जीएसटी के संग्रहण और इसका जो उगाही होगा ये कौन कर रहा है, तो इसमें बात की गई है कि जीएसटी की जो उगाही होगी और संग्रहण, तो ये कौन कर रहा है, तो ये केंद्र सरकार करेगा। उगाही और संग्रहण ये केंद्र सरकार करेगा। और बाद में यहाँ पे देखेंगे तो राज्यों के बीच बंटवारा भी किया जाता है। तो राज्यों के बीच बंटवारा वो कैसे किया जा रहा है, तो जीएसटी काउंसिल है, इसके सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा किया जा रहा है। और चौथा पॉइंट है संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था। ये कौन सा आर्टिकल है, तो 270 है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो बंटवारे हैं, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो बटेंगे वो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, केंद्र और राज्यों के बीच में जो बटेंगे वो वित्त आयोग के सिफारिश के आधार।
नेक्स्ट है 5वां कुछ शुल्क और करों पर संघ के परियोजनों के लिए अधिभार। तो ये आर्टिकल 271 है। ये जो अधिभार है वो केवल केंद्र लगा सकता है। और 6वां पॉइंट है राज्यों द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर। तो यहाँ पे राज्य ही सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे कृषि आय हो गया, तो ये राज्य सरकार। तो अगर कृषि आय पे कर लगाया जा रहा है तो ये लगा भी राज्य सरकार है और उपभोग भी राज्य सरकार कर रहा है। तो कृषि आय की बात करें तो ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जा रहा है और इसका उपभोग भी राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कुछ प्राप्तियों की बात करें तो गैर कर राजस्व का वितरण, तो इसे 2 भागों में बांटकर देखेंगे लोग। एक है केंद्र, दूसरा है राज्य। तो इन प्राप्तियों में शामिल है केंद्र को डाक बंटवारे, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के व मुद्रे पैसा मिलेगा। तो केंद्र को डाक तार से पैसे मिलेगा, रेलवे बैंकिंग से पैसे मिलेगा केंद्र को, और प्रसारण से भी पैसे मिलेगा केंद्र को, और सिक्के व मुद्रा से भी केंद्र को पैसे मिलेगा। और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम का लाभ भी मिलेगा। और राज्य में देखेंगे तो राज्य सिंचाई, वन, मत्स्य पालन और राज्य सार्वजनिक उपक्रम, तो ये राज्य के हिस्से की प्राप्तियां हैं और ये केंद्र के हिस्से की प्राप्तियां हैं। और यहाँ पे नोट करके लिख दिया कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 80वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा 80वां संविधान संशोधन के द्वारा 2000 इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को 29% हिस्सा इसकी बात की गई थी। तो राज्यों के लिए सहतार्थ अनुदान की बात करेंगे तो ये 3 तरह के अनुदान है। पहला है विधिक अनुदान। तो आर्टिकल 275 राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध, यह राशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। तो दूसरा है विवेकाधीन अनुदान। तो आर्टिकल 282 इसको डील करेगा। तो किसी लोक परियोजना हेतु अनुदान विवेकाधीन। तो अनुच्छेद 282 किसी लोक परियोजना हेतु अनुदान, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम है या लोक परियोजना है या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम है या ऐसा उद्देश्य है तो उसके लिए अनुदान दिया जा सकता है, लेकिन ये विवेकाधीन है। तो विवेकाधीन क्यों है? तो इसको विवेकाधीन 2 कारणों पर कहा जा सकता है। पहला है केंद्र जो है बाध्य नहीं है, और दूसरा है स्वविवेक पर निर्भर है। केंद्र चाहे तो दे और चाहे तो ना दे, और जितना चाहे उतना दे, और नहीं तो अदरवाइज जरूरत 1 रुपया भी ना दे। और अन्य अनुदान में देखेंगे तो अल्प अवधि हेतु, इसका मतलब है कि किसी अल्पकाल के लिए उस पैसे का जरूरत हो, जैसे जूट उत्पादन हेतु। वित्त आयोग देखेंगे लोग तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है। तो वित्त आयोग की जो सिफारिशें है वो सलाहकारी प्रकृति की होंगी। तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है और इसकी सिफारिशें की बात करें तो सलाहकारी प्रकृति की होंगी। और इसमें कुछ पॉइंट है। तो पहला है तो FCS संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष पर गठित किए जाने वाले संवैधानिक निकाय है जो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा पॉइंट है केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी। और तीसरा पॉइंट है राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन एक ऐसे फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है जो उनकी वित्तीय आवश्यकताओं, क्षमताओं और प्रदर्शन को परिलक्षित करता है। और चौथा पॉइंट है सहायता या सुधार की आवश्यकता रखने वाले विशिष्ट राज्यों या क्षेत्रों को अतिरिक्त हस्तांतरण। उदाहरण के लिए 10वां वित्त आयोग में 29% हिस्से की बात की गई। केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी की बात की गई। और वस्तु एवं सेवा कर परिषद में देखेंगे लोग तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद तो GST के सक्षम और कुशल प्रशासन हेतु। और GST परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 269A क्लॉज 1 के अनुसार स्थापित किया गया था। और दूसरा है पॉइंट है परिषद अनुच्छेद 279 के अनुसार GST संविधान महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के सिफारिशें करने के लिए है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर GST मॉडल GST कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट है यह GST के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है। और केंद्र राज्य संबंध में प्रवृत्तियां देखेंगे तो पहला पॉइंट है केंद्र राज्य संबंधों के तनाव संभाव क्षेत्र। और दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक सुधार आयोग। और तीसरा पॉइंट है राज्य मन्नार समिति। और चौथा पॉइंट है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। और 5वां पॉइंट है पश्चिम बंगाल समरण पत्र। और 6वां पॉइंट है सरकारिया आयोग। और 7वां पॉइंट है पूंछी आयोग। ये सारे केंद्र राज्य संबंधों में प्राप्तियां। तो ये सारे पॉइंट एक करके देखेंगे लोग। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और पहला आम चुनाव हुआ 1952, तो पहले आम चुनाव से लेकर के 3 आम चुनाव तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। जब तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा तो केंद्र राज्य ये समान रहने के कारण था एक ही पार्टी की सरकार। और 1967
तो 1967 में जैसे ही कांग्रेस के प्रभुत्व डिक्लाइन मतलब कम हुए, इसके डिक्लाइन के साथ ही केंद्र राज्य संबंध ये बढ़ने और इसके पीछे एक बड़ा कारण था ये केंद्र में मान लो कि एक ए पार्टी की सरकार है और राज्य में बी पार्टी की सरकार। केंद्र में ए पार्टी की सरकार है तो राज्य में बी पार्टी की सरकार है, और अगर अलग अलग पार्टी की सरकार है तो इसमें कोई किसी का सहयोग नहीं करेगा। और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1975, तो ये 1975 की बात है। तो पंजाब अकाली दल ने प्रस्ताव दिया था। इसमें ये कहा गया था कि केंद्र जो है ये सीमित हो। तो केंद्र कहाँ तक सीमित होगा? तो मुद्रा देखो, विदेशी देखो, संचार देखो, बाकी सब राज्यों को सौंप दो। तो केंद्र सीमित था मुद्रा, विदेशी, संचार तक। और पश्चिम बंगाल सम्मेलन पत्र में देखेंगे लोग, इसमें कहा गया था कि संघ नहीं बल्कि संघीय शब्द यूज किया जाए। साथ ही यहाँ पे ये भी कहा गया कि केंद्र सीमित, तो इसमें भी कहा गया कि केंद्र सीमित हो। और इसमें ये कहा गया था कि 70% जो हिस्सा है वो राज्यों को दिया जाए। 75% हिस्से की बात की गई राज्यों के लिए। और साथ ही पश्चिम बंगाल सम्मेलन पत्र में ये भी कहा गया था कि अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर दिया जाए। और केंद्र राज्य संबंधों में तनाव क्षेत्र, तो इसमें कुछ पॉइंट है जो देखेंगे लोग। तो पहला है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, और दूसरा है राज्य हेतु वित्तीय आवंटन भेदभाव, और तीसरा है मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग नियुक्ति। और नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी। और नेक्स्ट पॉइंट है राज्य सूची में केंद्र का अधिग्रहण और राज्यपाल की नियुक्ति व बर्खास्तगी, राज्यपाल का बदलगत या पक्षपूर्ण रवैया, और केंद्रीय एजेंसियों के काम करने का गठन। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में देखेंगे तो वर्ष 1966 में केंद्र सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार ARC का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो किसी दल विशेष से न जुड़ा हो। और राज्य मन्नार समिति में देखेंगे लोग तो वर्ष 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन किया गया था। और गौरतलब है कि इस समिति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 के विलोपन की सिफारिश की थी। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करने में असमर्थ है तो केंद्र राज्य पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर सकता है। और संविधान के अनुसार इसकी घोषणा राज्य द्वारा राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त करने के बाद की जाती है। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की थी और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। और सरकारी आयोग में देखेंगे लोग तो वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग की केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो अनुशंसाएं हैं उसके भाग 1 और अध्याय 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल का पद एवं एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। राज्यपाल ने न तो केंद्र सरकार के अधीन है और न उसका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय है। और यूपीएससी प्रीलिम्स के ये कुछ फैक्ट है। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में तो 1969 जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तो लगभग 22 ऐसे सिफारिश कही गई थी। और इसमें ये भी कहा गया था कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। और वित्त निर्भरता को कम करना, राज्य की वित्त निर्भरता को कम करना। और राज्य मन्नार समिति में देखेंगे लोग तो यूपीएससी प्रीलिम्स के इफेक्ट है अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर दिया जाए। तो राज्य मन्नार समिति क्या कर रही है तो अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर दिया जाए। और सरकारी आयोग में देखेंगे तो 1983 में गठन हुआ इसका और 1988 में रिपोर्ट पेश की गई और 247 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी। केंद्र ने 180 बातों को मान लिया था 247 में से। और सरकारी आयोग ने कहा अखिल भारतीय सेवा को और भी मजबूत बनानी चाहिए ताकि प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर न हो पाए। और पूंछी आयोग में देखेंगे तो इसका उद्देश्य है बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य, तो बदलते हुए जो आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य या मौजूदा जो व्यवस्थाएं संघ और राज्यों के बीच में उसकी जांच करना। तो केंद्र सरकार ने पूंछी आयोग का गठन अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व न्यायाधीश CJI तो मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया था। और आयोग ने संघ और राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्था की जांच और समीक्षा की, साथ ही विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों, राज्यपालों की भूमिकाओं, आपातकालीन प्रावधानों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बारे में विभिन्न न्यायालयों के फैसलों की जांच एवं समीक्षा की। और आयोग ने मार्च 2010 में सरकार को अपनी 7 खंडों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। और अंतर्राज्यीय परिषद ISC की अस्थायी समिति ने अप्रैल 2017, नवंबर 2017 और मई 2018 में आयोजित अपनी बैठकों में पूंछी आयोग के सुझावों पर विचार किया। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।